हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पी बेसवानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। तो लास्ट जो टॉपिक चला था हमारा उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अभी हम इस कंपटीशन बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो सारी चीज़ें JEE के लिए, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, JEE के लिए कंपलसरी है और नीट के लिए ऑप्शनल है। आप करना चाहो तो अच्छा है, वरना कोई ज़रूरी नहीं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके में, और इस लेवल के क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन JEE के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना है इसे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, RC सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट। तो RC सर्किट के क्वेश्चन आपको JEE में स्पेशली बहुत देखने को मिलते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये हमें देखना है। RC सर्किट के क्वेश्चन यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट के क्वेश्चन। इसमें पहला पॉइंट है, अगर हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस के लिए क्या होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है ये। तो एक सिंपल सर्किट लेके मैं इसका वर्किंग समझाता हूँ। एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर है, एक सिंगल रजिस्टर है और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसे। तो इस सर्किट के लिए कैसे चार्जिंग की इक्वेशंस बनेंगी, करंट क्या होगी किसी टाइम पे, चार्ज क्या होगा किसी टाइम पे, वोल्टेज क्या होगा किसी टाइम पे, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो ये एक सिंपल सर्किट है। यहाँ पर ये स्विच लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम का रोल होता है, तो स्विच लगाना ज़रूरी है। किस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो हमें देखना ज़रूरी है। ओके, ये हमारे पास हो गया सर्किट। सपोज़ करंट फ्लो हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पे आई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट है आई। ओके, अब इसके लिए बात करते हैं। तो जब मैं स्विच क्लोज़ करूँगा, व्हेन, या ऐसे भी समझ सकते हो, एट t=0, यानी स्टार्टिंग में एट t=0, जब स्विच हमने जस्ट क्लोज़ किया है, तो उस केस में Q इनिशियल, चार्ज इनिशियली क्या होगा, ज़ीरो। ऑन कैपेसिटर चार्ज इनिशियली ज़ीरो होगा, क्योंकि अभी उसको टाइम नहीं मिला चार्ज होने का, स्टार्टिंग में चार्ज उसका होगा ज़ीरो। और इनिशियल करंट होगी मैक्सिमम, एक आप इसके लिए पॉइंट याद रखो, नोट कर लो इस पॉइंट को। एट t=0 यानी इनिशियल पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटेंस की, इट इज़ ज़ीरो। कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस होती है ज़ीरो, और उसको हम बेसिकली रिएक्टेंस बोलते हैं। तो रिएक्टेंस उसकी होती है t=0 पे ज़ीरो, यानी एट दिस पॉइंट कैपेसिटर वर्क एज शॉर्ट सर्किट एट t=0, करेक्ट। तो इस पॉइंट को याद रखना है, t=0 पर जो कैपेसिटर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी सिंपल वायर की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो होती है। तो उस केस में हमारी नेट रेजिस्टेंस सर्किट की कम होगी, मिनिमम होगी, और एक्चुअली नेट रेजिस्टेंस सर्किट की R होगी। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो मैक्सिमम होगी। रेजिस्टेंस जब मिनिमम होती है तो करंट मैक्सिमम होती है। तो इनिशियल करंट हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इनिशियल करंट विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी I0 = V/R। ये हमारी मैक्सिमम करंट होगी और इनिशियल करंट। तो इनिशियल चार्ज ज़ीरो है और इनिशियल रेजिस्टेंस R है। अब ये भी बोल सकते हो इसकी, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, और इनिशियल का मतलब t=0 की बात कर रहे हैं। और ये हमने करंट देख ली, यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगी। और ये हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओ, इस केस में आप किरचॉफ लॉ लगाओ और एट किसी टाइम के लिए बात करो, एट एनी टाइम t, ये तो t=0 के लिए हो गया। एट एनी टाइम t के लिए बात करो, तो वहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो सपोज़ Q हो जाएगा, चार्ज Q, t टाइम पर चार्ज हो गया Q। तो वोल्टेज किसी उस टाइम पर हमारे पास होना चाहिए, वोल्टेज उस टाइम का ये हो जाएगा Q/C, उस टाइम पे जो चार्ज है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ये उस टाइम का QT/C भी बोल सकते हो आप, QT/C, ये उस टाइम का वोल्टेज हो जाएगा QT/C। C की वैल्यू फिक्स रहेगी, C की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ आनी चाहिए। ओके, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हो गई। इसके बाद अब आगे की चीज़ें निकालते हैं। तो देखो आगे की चीज़ें कैसे निकालनी है। इस सर्किट में हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन द सर्किट। ओके, तो सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाते हैं।
तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो इनपुट है, और जो ये डिवाइसेस हैं ये पैसिव डिवाइसेस जो होती हैं। एक्टिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस आपको पता होगा, एक्टिव डिवाइस वो होती हैं जो एनर्जी देती हैं, और पैसिव डिवाइस होती हैं जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो यहाँ पे बैटरी या सेल, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में जो बैटरी या सेल है वो एक्टिव डिवाइस की तरह काम कर रही है क्योंकि वो एनर्जी दे रही है, और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसिव डिवाइसेस हैं। तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट कर देते हैं बेसिकली केवीएल में। तो इनपुट हमारा वोल्टेज हो जाएगा सेल का, और आउटपुट हो जाएगा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का वोल्टेज कंजम्पशन। तो ये किरचॉफ लॉ लगाने के बाद हमारे पास सिंपली आ जाएगा V इक्वल्स टू, ये टोटल सेल का वोल्टेज हो गया इनपुट, और आउटपुट में रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज यूज़ करेगी IR, वो रेजिस्टेंस का ड्रॉप हो जाएगा, और प्लस जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है वोल्टेज को यूज़ करके, उस कैपेसिटर का वोल्टेज अब वहाँ पे आ जाएगा। और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VR प्लस VC। तो VR यहाँ पे IR हो जाएगा, VC यहाँ पे हो जाएगा Q/C, ये टोटल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें पता है दैट I dQ/dt के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है। ये इंस्टेंटेनियस करंट है क्योंकि करंट टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट है ये। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला ये होता है, कैलकुलस के टर्म में आएगा। इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाना चाहिए यहाँ से V नॉट। इसको मैं सपोज ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इसको V नॉट अज्यूम कर लेता हूँ। तो V नॉट क्योंकि I नॉट भी मैक्सिमम करंट है, तो I नॉट लिखा है मैंने, ऐसे ये V नॉट हो जाएगा, और चार्ज भी Q नॉट लेंगे जो मैक्सिमम होगा उसको। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वहाँ पे नॉट लगा देंगे। ओके, तो ये V नॉट इक्वल्स टू I की वैल्यू dQ/dt इंटू R प्लस Q/C हो जाएगा। तो यहाँ से आप dQ/dt निकालो अगर, तो dQ/dt इंटू R इक्वल्स टू आएगा V नॉट माइनस Q/C, और dQ और V नॉट माइनस Q/C को इसके नीचे लेके आएंगे, V नॉट माइनस Q/C, क्योंकि Q और Q साथ में आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा, ये इधर आ गया, तो R dt इस साइड में आ जाएगा, R dt नहीं सॉरी dt/R आएगा, dt डिवाइडेड बाय R। तो ये वैल्यू हमारे पास dQ के टर्म में आ गई। ओके, अब डिफरेंशिएशन हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसको करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, चार्ज का इंटीग्रेशन 0 से लेके Q चार्ज तक का, Q मतलब T टाइम पे कोई चार्ज है Q, उसके लिए, और टाइम हमारा 0 to T रहेगा। T टाइम पे हम चार्ज निकाल रहे हैं, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें इंटीग्रेशन करके, सॉल्व करते हैं इसे। तो जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसका इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन अगर आता तो आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए log E V नॉट माइनस Q/C इंटू डिवाइडेड बाय -1/C। ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। इस टर्म का इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया होगा तो आपको इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा दोबारा, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं बताऊँगा, सो टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t होगा, सिर्फ लिमिट लगाने के बाद t आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे r, तो t/r ये बचेगा हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो log E, इसको मैं एलसीएम लेके लिख सकता हूँ, CV नॉट माइनस Q/C इक्वल्स टू 1/C को इधर लेके जाएँ तो -T/RC हो जाएगा, ये -T/RC। ओके, अब यहाँ से अगर log हटाऊँगा तो ये हो जाएगा CV नॉट माइनस Q/C इक्वल्स टू e⁻ -T/RC। तो यहाँ से CV नॉट माइनस Q इक्वल्स टू आ गया C e⁻ -T/RC। ओके, ये हाँ, ओके होल्ड ऑन, एक इंटीग्रेशन वाले पार्ट में गलती हो रही है। यहाँ पे हमें पहले ही एलसीएम लेना पड़ेगा इसका सॉल्व करने से पहले, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होगी। एलसीएम पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम पहले लेके dQ डिवाइडेड बाय CV नॉट माइनस Q
डिवाइड बाय सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन आर। तो सी ऊपर आ जाएगा, सी इंटीग्रेशन डी क्यूब अपॉन सी वी नॉट माइनस क्यू, क्योंकि सी कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं, डी टी 1/r भी बाहर ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन डी क्यूब अपॉन सी वी नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/r सी इंटीग्रेशन डी टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 to q 0 to t। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग सी वी नॉट माइनस क्यू, लॉग सी वी नॉट माइनस क्यू, ओके, डिवाइड में आएगा -1 और ये इस साइड में 1/r सी और ये t। तो ये हो गया हमारे पास log e सी वी नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू -t/r c। ओके, ये हमारे पास आ रहा है सी वी नॉट आर सी, लॉग सी वी नॉट। ओके, ओके, हाँ नहीं ये गड़बड़ है। इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, -cv0 और आएगा नीचे -cv0, ये इंटीग्रेशन आएगा। ओके, करेक्ट। तो यहाँ से cv0 -1, ये इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा 1/q/c/v। ओके, अब डायमेंशनली करेक्ट है ये। बेसिकली हमने निकाला कैसे, इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हो तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा, वो आपको खुद इंटीग्रेशन देखना होगा। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट आता है, उसको सॉल्व करके ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अभी पहले जो हमारा आ रहा था वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं था। ओके, तो ये हो गया दिस, और डिवाइड बाय सी वी नॉट ये चल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आगे आएगा, लॉग को हटा देंगे तो सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाय सी वी नॉट इक्वल्स टू e⁻t/r c। तो सी वी नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू सी वी नॉट e⁻t/r c। तो q इक्वल्स टू सी वी नॉट माइनस सी वी नॉट e⁻t/r c। कॉमन आ जाएगा यहाँ से सी वी नॉट 1 e⁻t/r c। और सी वी नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है। तो ये क्यू नॉट 1 e⁻t/r c। ये हमारे पास चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी फॉर एनी गिवन टाइम। ये एनी गिवन टाइम पर चार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी गिवन टाइम, ओके। और इनिशियल चार्ज कितना था, 0, वो याद रख के करना है। तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से आप किसकी इक्वेशन और बना सकते हो, यहाँ से आप वोल्टेज की इक्वेशन बना सकते हो। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, Q/C। तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन बन जानी चाहिए V किसी भी टाइम पे इक्वल्स टू Q/C। तो Q/C यानी Q0/C 1 e⁻t/r c। अब Q0 का मतलब क्या है, CV0। तो Q0 की जगह लगाएंगे CV0। तो ये हो जाएगा हमारे पास V इक्वल्स टू C से C कट जाएगा, V0 बचेगा 1 e⁻t/r c। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। और इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर वोल्टेज भी 0 था, स्टार्ट में कोई वोल्टेज नहीं स्टोर हुआ था, आया था कैपेसिटर पर। टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज ये हो जाएगा, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। तो इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रख सकते हो कि अगर इनिशियल वैल्यू 0 थी, है ना, इनिशियल वैल्यू 0 है, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो 1 e⁻t/r c ऐसा बनेगा, 1 आएगा। अगर इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम थी तो क्या होगा, वो अभी देखते हैं हम। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, वरना कन्फ्यूजन होता है इसमें कि किस में 1 आएगा और किस में 1 नहीं आएगा। वो जैसे करंट की केस में बताता हूँ मैं। अब सपोज़ हमें यहाँ पे करंट निकालनी है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला होता है I = dq/dt। तो Q का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d/dt Q0 1 e⁻t/r c, ये बन जाएगी इक्वेशन।
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्यू नॉट बाहर रहेगा, 1 का हो जाएगा 0, माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी का सेम रहेगा इंटू -1 अपॉन आर सी। ये डिफरेंशिएशन आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया क्यू नॉट अपॉन आर सी, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, अब यहाँ पर ये क्यू नॉट अपॉन आर सी जो लिखा है, आर सी होता है बेसिकली टाइम। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। क्यू नॉट अपॉन आर सी, तो क्यू नॉट को अगर आप आई नॉट इंटू टाइम लिख दो, आई नॉट इंटू टाइम क्यू नॉट को, और नीचे है आर, और आर को अगर आप लिख दो यहाँ पे आर इंटू सी, सी का वो क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इंटू वी। ओके, एक सेकेंड, दोबारा देखते हैं। क्यू नॉट को क्यू नॉट रहने देते हैं, या क्यू नॉट की जगह सी वी नॉट लगा देते हैं। ओके, एक सेकेंड, क्यू नॉट की जगह लगा दो सी वी नॉट, क्यू नॉट की जगह सी वी नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर, और वी नॉट अपॉन आर का मतलब आई नॉट, करेक्ट। तो यहाँ से आई की इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो आपको यहाँ से एक और चीज़ पता चल रही होगी कि करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम भी होता है, चार्ज अपॉन टाइम भी होता है। यहाँ पे टाइम को टाउ लिख रहा हूँ मैं, एक स्पेसिफिक रीज़न है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आर सी लिखा हुआ है ये बेसिकली टाइम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैं निकाला था। टाउ ये बेसिकली टाइम होता है, आर सी बेसिकली टाइम है, और उसको बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक रोल है, वो अभी देखेंगे। ये टाइम कांस्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्या, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो वोल्टेज की इक्वेशन में 1 माइनस समथिंग आ रहा है, ई की पावर आ रही है, और यहाँ पे 1 माइनस नहीं आ रहा है। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मैक्सिमम थी, फिर वो ड्रॉप कर रही थी, जबकि वोल्टेज और चार्ज की वैल्यू इनिशियल 0 थी, फिर वो इंक्रीज़ कर रही थी। इसको ग्राफ से और समझते हैं, फिर हमें वैल्यू पता चलेगी। ग्राफ बनाते हैं एक एक करके सबके। तो सबसे पहले सपोज हम चार्ज का ग्राफ बनाते हैं, चार्ज और टाइम का। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने देखा होगा कैसे बनता है, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये 1 माइनस में चल रहा है, यानी ये नेगेटिव में जाना चाहिए। ई की पावर माइनस का ग्राफ है, ये नेगेटिव में जाना चाहिए। तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ये चार्ज की एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की क्या होती है, क्यू नॉट इक्वल्स टू सी वी नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये ज़ीरो वैल्यू। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है एक स्पेसिफिक टाइम का, विच इज़ टाउ, यानी टाइम कांस्टेंट, यानी आर सी। इस पर हमारे पास चार्ज कितना आएगा वो आप निकाल सकते हो। टाइम की जगह अगर आप आर सी लगाओगे, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, इफ़ टी इक्वल्स टू टाउ यानी आर सी, तो वी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टी, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। ये वैल्यू आएगी स्पेसिफिक, ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी चार्ज की क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब आप ई की वैल्यू लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी उसको देख लेके। तो टाइम कांस्टेंट पर चार्ज आएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू लगाओ, तो ई की वैल्यू लगाने के बाद ये हो जाएगा 0.632 क्यू नॉट, यानी जब हमारा चार्ज 0 से लेके 63.2% हो जाएगा, वो हमारा टाइम कांस्टेंट के टाइम पर होगा। टाइम कांस्टेंट पर हमारा जो चार्ज है वो 0 से लेके 63.2% ऑफ मैक्सिमम हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी ये बन सकती है, आप इसे बना सकते हो। ओके, ये हमारा चार्ज का ग्राफ हो गया। अब ऐसे वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, सेम बनेगा वोल्टेज का ग्राफ। ज़ीरो से स्टार्ट होकर वोल्टेज एक्सपोनेंशियली नेगेटिव पावर में इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास वोल्टेज टाइम का ग्राफ हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की इन्फिनिटी पे आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की होनी चाहिए वी नॉट, जिसको हम क्यू नॉट अपॉन सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे टी इक्वल्स टू टाउ यानी आर सी पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी वी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई, या फिर 0.632 वी नॉट, यानी 63.2% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। तो और ये ज़ीरो,
ये हमारा वोल्टेज टाइम का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश करो अगर, तो टाइम कांस्टेंट की यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, टाइम कांस्टेंट टाउ। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी यहाँ से, इट इज़ द टाइम इन विच द चार्ज or potential difference of capacitor rises from zero to 63.2% of maximum value। ओके, तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट की यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये तो हमने चार्ज और वोल्टेज के लिए देख लिया, अब करंट के लिए देखते हैं। तो करंट के लिए, करंट डिक्रीज़ करिए किसी मैक्सिमम वैल्यू से, तो करंट का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग टाइप का होगा किसी मैक्सिमम वैल्यू से। सपोज मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है। कभी एक्चुअल में ज़ीरो नहीं होगा, जैसे ये कभी एक्चुअल में मैक्सिमम नहीं होगा वोल्टेज और चार्ज, इन्फिनिट पे मैक्सिमम होगा, ऐसे ये इन्फिनिट पे एक्चुअली ज़ीरो होगा। तो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता जाएगा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ करंट और टाइम का। मैक्सिमम वैल्यू और स्पेसिफिक वैल्यू देखते हैं इसकी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट पे एक स्पेसिफिक टाइम आएगा, टाइम इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू आर सी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी आई नॉट डिवाइड बाय ई, आई नॉट डिवाइड बाय ई, क्योंकि आई की इक्वेशन क्या है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो आर सी की जगह टाउ लगा देंगे तो ये कैंसिल आउट होके आई इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइड बाई ई आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 63.2, तो 36.8% ऑफ आई नॉट, यानी 0.368, 100 में से बेसिकली 63.2 को माइनस कर दो परसेंटेज वाइज, तो ये हमारे पास 37 यानी 36.8% आ जाएगा। ओके, तो टाइम कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन यहाँ से डिक्रीजिंग करंट के लिए बनेगी, वो क्या होगी, टाइम कांस्टेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम in which current drops to 36.8% of maximum value in any RC circuit। तो ये दो डेफिनेशन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए ऐसे हम बना सकते हैं। इन नंबर्स को स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, 63.2%, 36.8%, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी जा सकती है। और ये वैल्यू आई कहाँ से, ई की वैल्यू लगा के ये सिंपली सॉल्व करके डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमारा ये चार्जिंग का सारा केस हो गया आरसी सर्किट में। नाउ लेट्स सी डिस्चार्जिंग, सेकेंड पॉइंट, डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये दूसरा पार्ट है आरसी सर्किट का, दूसरा और लास्ट पार्ट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे फिर से क्या किया हमने, कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया और फिर वहाँ से हमने बैटरी को हटा दिया। तो अब जो क्लोज सर्किट है, सपोज़ ये हमारे पास कैपेसिटर था, इसको फुल चार्ज किया, ये प्लस क्यू माइनस क्यू मैक्सिमम चार्ज, फुल चार्ज किया, और उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करके बैटरी के साथ एक सिंपल सर्किट में ऐड कर दिया रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे एक करंट फ्लो कराएगा और करंट फ्लो से यहाँ पे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। और डिस्चार्जिंग के केस में कोई एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे नहीं लगी हुई है, यानी यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ पे आप केवीएल लगाओगे पहले की तरह, किरचॉफ वोल्टेज लो लगाएंगे, तो ये आएगा ज़ीरो इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। करंट ने यहाँ पर डिस्चार्ज करी है, तो डिस्चार्ज के लिए नेगेटिव लेना चाहिए। या आप सिंपली ऐसे इस लॉजिक से भी सोच सकते हो दैट इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो जो रेजिस्टेंस वोल्टेज कंज्यूम करेगी वो कैपेसिटर से आएगा, तो वी आर इक्वल्स टू वी सी, ऐसे भी देख सकते हो उसे। तो वी आर का मतलब आई इंटू आर और वी सी का मतलब क्यू अपॉन सी। तो आई किसी इंस्टेंट पे करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, और Q है इंस्टेंटेनियस चार्ज,
इंस्टेंटेनियस चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और आर और सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आई का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि करंट डिस्चार्जिंग के लिए दी हुई है। तो आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू, अगर चार्जिंग होता है तो प्लस डी क्यू अपॉन डी टी लगता है, तो अगर डिस्चार्जिंग है तो माइनस लगेगा ड्यू टू डिस्चार्जिंग। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, और ये आर और है तो आर को इधर लेके आते हैं, तो माइनस डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन आर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट को ध्यान से लगाना है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू ऐसे हमें लिमिट को लेके चलना है। तो लिमिट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, लिमिट यहाँ पे होगी हमारे पास क्यू नॉट, इनिशियल चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो इनिशियली चार्ज टी इक्वल्स टू जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, उल्टा हो जाएगा। तो क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट होगा इनिशियली, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज सपोज हो गया क्यू, तो वहाँ पे क्यू नॉट से क्यू हमारी लिमिट हो जाएगी, और टाइम वही 0 to t, माइनस एक बचा था, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग क्यू, और लिमिट क्यू नॉट से क्यू इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा। तो लॉग क्यू अपॉन क्यू, इसको लॉग क्यू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लॉग क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यानी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको इसका सोल्यूशन, इसका डेरिवेशन के बजाय इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा ट्रिक मिल जाएगा कि चार्जिंग में जो स्टार्टिंग में मैक्सिमम था और वो डिस्चार्जिंग में वो स्टार्टिंग में ज़ीरो हो जाएगा, और जो वहाँ पे स्टार्टिंग में ज़ीरो था वो डिस्चार्जिंग में मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करती है तो उसकी इक्वेशन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी आता है, और अगर कोई चीज़ मैक्सिमम से स्टार्ट करती है तो उसमें ई टू द माइनस टी अपॉन आर सी आता है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो फॉर्मूले, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम था तो ये इक्वेशन आई है। पिछले वाले केस में, चार्जिंग वाले केस में, स्टार्टिंग में चार्ज ज़ीरो था तो 1 माइनस वाली इक्वेशन आई थी। तो ये हमारे पास चार्ज की इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप बाकी सब इक्वेशन निकाल सकते हो। यहाँ से वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी, वोल्टेज इक्वल्स टू कैपेसिटर का वोल्टेज ऑफ कोर्स क्यू अपॉन सी, तो ये क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन सी हो जाएगा। क्यू नॉट की जगह सी वी नॉट लगाएंगे तो ये वी नॉट, यानी वी सी इक्वल्स टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो वी सी की इक्वेशन भी सेम आ रही है, इनिशियली वोल्टेज मैक्सिमम था फिर वो ड्रॉप कर रहा है, और फिर फाइनली यहाँ से करंट की इक्वेशन माइनस डी क्यू अपॉन डी टी माइनस करेंगे फॉर द प्रीवियस रीजन आई मैंशनड, तो डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से आई इक्वल्स हो गया आई नॉट, इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको आई नॉट मिल जाएगा, वो मुझे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिमिलर मेथड पता चल गया है। ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये इक्वेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सारी इक्वेशंस दोबारा से डिस्चार्जिंग के केस में भी आ गई। तो एक ही पेज पे आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेने हैं। ये हमारे पास वोल्टेज और करंट और चार्ज की तीनों इक्वेशंस ईच केस के लिए आई हैं, चार्जिंग के लिए अलग और डिस्चार्जिंग के लिए अलग। तो इनको एक पेज पे लाइन से लिख लेना। अब इनके ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। तो वी और चार्ज का ग्राफ सेम होगा, इस केस में करंट तीनों का ग्राफ सेम होगा क्योंकि तीनों की इक्वेशन सिमिलर टाइप की बन रही है। तो जल्दी से तीनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ हमारा तीनों का इस टाइप का बनना चाहिए, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और कभी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये आई का भी हो सकता है और चार्ज का भी हो सकता है और वोल्टेज का भी हो सकता है। तो इंडिविजुअली आप खुद बना लेना इसकी सारी वैल्यूज़ को। और यहाँ पे आपको आई नॉट, क्यू नॉट और वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पर टी इक्वल्स टू आर सी पर जो वैल्यू आएंगी वो लिखनी है आपको। तो टी इक्वल्स टू आर सी पर वैल्यू क्या आएंगी, 36.8% ऑफ आई नॉट, क्यू नॉट एंड वी नॉट। तो टाइम कॉन्स्ट पर जैसे पहले बताया था मैंने। ओके, तो ये हमारे तीनों के केस के ग्राफ यहाँ पे सिमिलर ऐसे बन जाएंगे। ये हमारा आरसी सर्किट का दोनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। आरसी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस लगाते हैं इसके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एट टी इक्वल्स टू 0 स्विच S is closed
full stop, the charge on the capacitor is varying with the time as q equals to q naught 1 minus e to the power minus alpha t. Obtain the value of q naught and alpha in the given circuit parameters. ओके, सर्किट हमें दिया ये स्विच, ओके। हाँ, एक और चीज़ है जो इस क्वेश्चन में आई है, तो क्वेश्चन के साथ ही मैं समझा दूंगा। इसमें ये C है, ये R2 है और ये R1 है और ये स्विच है और ये वोल्टेज EMF V है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी क्वेश्चन के साथ मैं समझा देता हूँ जो एक्स्ट्रा और आपको पता होना चाहिए, कि जो मैंने टाइम कांस्टेंट निकाला था, यहाँ पे देखो अल्फ़ा की जगह 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट आना चाहिए। इक्वेशन में अल्फ़ा की जगह 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट आना चाहिए। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हमें देखना है। ओके, अब टाइम कांस्टेंट का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? RC होता है। लेकिन वो अगर सिंपल हमारे पास सर्किट है जिसमें एक सिंगल रेजिस्टेंस दिया, सिंगल कैपेसिटर दिया तो लगेगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, तो वहाँ पे आर कैसे निकालेंगे, आर नेट कैसे आएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ समझना है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, टू कैलकुलेट आर नेट फॉर टाउ नेट we will short circuit all the batteries or cells and will calculate net resistance of the circuit about the plates of कैपेसिटर। तो इस पॉइंट को, इस ट्रिक को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे। तो क्या करना है, जो सेल्स और बैटरीज दी हैं उनको आप शॉर्ट सर्किट कर दो, और जो कैपेसिटर है उसको 2 टर्मिनल के फॉर्म में मान लो, और उन टर्मिनल के अबाउट हम नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं ऐसे, V सेल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये R1 रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गई, और इस कैपेसिटर को हमने ऐसे 2 टर्मिनल के फॉर्म में अज्यूम कर लिया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गई। अब इन 2 टर्मिनल्स के अबाउट हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो हमारी R नेट हो जाएगी। तो R नेट इक्वल्स टू RAB। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि R1 R2 यहाँ पे पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस होगी R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो हमारे पास टाउ नेट यहाँ से हो जाएगा, टाउ नेट इक्वल्स टू R नेट इंटू C। तो ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू C। ये हमारे पास नेट टाइम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब इससे हमें अल्फ़ा की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ Q नॉट एंड अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, Q इक्वल्स टू Q नॉट, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC या टाउ नेट। ठीक है, टाउ नेट, और हमें दिया क्या है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एल्फ़ा टी। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन टाउ नेट। तो ये हो गया 1 अपॉन R1 R2 C अपॉन R1 प्लस R2, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया R1 प्लस R2 डिवाइड बाय C R1 R2। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो बस हमें कंपेयर करना है और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, और Q नॉट, उसके अलावा हमारे पास क्या, हमसे क्या पूछा था, Q नॉट, द वैल्यू ऑफ Q नॉट। तो वैल्यू ऑफ Q नॉट क्या होगी यहाँ पे, Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज, C इंटू वी नॉट, C इंटू वी नॉट। तो नेट वोल्टेज हमें दिया है V, तो Q नॉट हो गया CV। ये हमारे पास Q नॉट की वैल्यू हो गई। ओके, तो ये दोनों आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के।
तो इसमें आज के लेक्चर में जो मैंने बताया ये सारा हमारा आरसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो भी आरसी के बारे में, सर्किट के बारे में आपको पता होना चाहिए वो सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। स्पेशली जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं और ग्राफ्स जो बताए उनको एक पेज पर अलग से नोट कर लेना, जो आपने फॉर्मूले की नोटबुक बनाई है उसमें, क्योंकि वो 100% आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, इसलिए आपको एक जगह उसको नोट रखना ज़रूरी है। सारे स्पेसिफिक केस उसके ज़रूर लिखना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये सारे टॉपिक JEE के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको करने की ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड पर फोकस करें उनको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। नीट में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, तो नीट वाले बच्चे भी अवॉइड कर सकते हैं।